आह, हम लोग पढ़ रहे थे एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी क्या है? कोई बोलो तुम लोग में से, व्हाट इज एंटिटी? किसको बोलेंगे एंटिटी? सर किसी भी रिकॉर्ड का सर पूरा मतलब पूरा डेटा को सर हम बोल सकते हैं, मतलब एक पूरा रो को बोल सकते हैं एंटिटी। हाँ, ठीक है, वो तो एक पूरा वो तो एंटिटी है ही है। लेकिन ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंटिटी, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एंटिटी है, रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको डेटा स्टोर करना है। इसके बारे में हमको डेटा स्टोर करना है, बाद में उसको हम बाकी डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो हम सारे एंटिटी की बात कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर हम एंटिटी का डेटा हमको स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी, टीचर एंटिटी, प्रोडक्ट एंटिटी, एक्सेट्रा, तो हम उसी का डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उस डेटाबेस में, उस टेबल में आने वाले सारे टपल वही एंटिटी होंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो कुल मिला के 58 स्टूडेंट हैं अभी क्लास में। ठीक है, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो अभी टोटल 59 और अभी 60 ज्वाइन हो गया, तो एक हम है तो हटा तो 59 है, तो 59 टपल होगा मेरे स्टूडेंट डेटाबेस का। टोटल 59 अभी के कंडीशन में टोटल जो टपल होगा, जो रिकॉर्ड होगा, रो होगा, वो 59 है। तो हर स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी है। ठीक है, हर स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी है और उसका एंटिटी टाइप क्या है? स्टूडेंट है। एंटिटी टाइप स्टूडेंट है। या बोलो, अगर हिंदी में एकदम जो खाटी हिंदी में बात करें तो हर स्टूडेंट उस एंटिटी क्लास का, ऑब्जेक्ट का एक अवयव है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। यही कारण है कि हम पूरे टेबल को हम बोलते हैं सेट ऑफ द एंटिटी या एंटिटी सेट। ठीक है, एंटिटी इज नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फॉर विच वी स्टोर ऑल द डेटा। ठीक, जब हमको एंटिटी समझ में आ गया तो हमको सेकेंड चीज ये समझना है कि हम एंटिटी तो डिसाइड कर लेंगे। हम किसी भी हम जाएंगे कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमको जो काम मिलेगा, हमको जो असाइनमेंट मिलेगा बनाने के लिए, तो हम तो जाएंगे तो वहां पे समझेंगे कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम एंटिटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटिटी सिलेक्ट करना बड़ा आसान है। अ, तो 90% तुम खुद सिलेक्ट कर सकते हो, जितना डेटाबेस तुम पढ़ चुके हो। और बाकी जो 2-4-5% है वो हम लोग अभी सीख लेंगे। हॉस्पिटल में जाओगे तो पैथो लैब का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, आईसीयू का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, नर्सेस का हो सकता है, पेशेंट का हो सकता है, सब एंटिटी है। ठीक है, होटल में अगर हम जाते हैं तो होटल में भी होगा, कस्टमर का हो सकता है, स्टाफ का हो सकता है, कितने रूम्स है मेरे पास उनका डेटाबेस हो सकता है, कौन कितना पेमेंट कर रहा है, कितना ड्यूज हो रहा है, कौन कितना खाना खा रहा है, उसका भी हम एंटिटी मान के उसका भी टेबल बना सकते हैं। तो टेबल जो बनेगा वो एंटिटी का ही बनेगा, जो एंटिटी है उसी का टेबल बनेगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ये समझें, चैट में कोई कुछ पूछा क्या? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑल नाउन प्रेजेंट इन डेटा। ऑल नाउन प्रेजेंट इन डेटा, ऑल नाउन तो सब तो नाउन ही है। हमको ये देखना है कि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उस ऑपरेशन में क्या क्या आवश्यक है। अब नाम जहां बात करते हैं, नेम, नाम, ठीक है, वो तो नाउन हो ही जाता है। वो तो नाउन हो ही जाता है। नाउन का तो डेफिनेशन ही था ना कि किसी चीज का नाम जो होगा वही नाउन होगा। तो हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का नाम अगर हम बोलते हैं, प्रोनाउन यू आई वी ऐसा करके तो टेबल बनेगा नहीं। जब भी टेबल बनेगा किसी न किसी नाउन का ही बनेगा। तो हम लोग जो सिंपल जो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बोलते हैं ना कि जितना भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, आप जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, वहाँ पे जिस चीज का डेटा स्टोर करना है, जनरली वो नाउन होगा। नाउन में भी अगर होगा तो टेंजिबल इनटेंजिबल की बात किए थे हम लोग। एक तो होगा जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, हम लोग संज्ञा में पढ़ते थे ना हिंदी में,
भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं फिजिकली, वो दिखता नहीं, बचपन और बुढ़ापा ऐसा ऐसा कुछ दिखता। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे बात करते हैं कि एक फिजिकल एंटिटी होगा, ठीक है, फिजिकल एंटिटी होगा जो हमको फिजिकली वो दिखेगा। एक लॉजिकल एंटिटी होगा जो हम लॉजिक से समझेंगे। उसमें अकाउंट्स है मेरा, सेल रजिस्टर होगा, परचेज रजिस्टर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सारा का सारा हमारा लॉजिकल है, कलम से लिखा हुआ है किसी बही खाते में। तो उसका भी हम टेबल बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो एंटिटी। और एक एंटिटी हो गया प्रोडक्ट, हो गया स्टाफ, हो गया एम्प्लॉय, हो गया स्टूडेंट, हो गया टीचर, हो गया। ठीक है, ओके। हमको लगता है एंटिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस और नो? नो सर। क्लियर है? एंटिटी हम सिलेक्ट कर लिए। अब उस एंटिटी का क्या क्या डेटा हमको चाहिए ताकि हम एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकें जब हमको रिक्वायरमेंट हो। सपोज करो एक ये माउस है, प्रोडक्ट है, इसका हमको क्या क्या डेटा चाहिए। तो पहला तो हमको चाहिए होगा किस कंपनी का है, इस कंपनी का चाहिए होगा। फिर हम इसका प्राइस स्टोर कर सकते हैं, फिर इसका जो मॉडल नंबर है वो स्टोर कर सकते हैं जो हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है? ये मेड इन चाइना है। अच्छा, तो ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन उस एंटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका गुण है, वो हमको स्टोर करना है और उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाले क्लास में तुम जो पढ़ते होगे तो हम लोग उसमें जो डेटा मेंबर होता था उसको एट्रीब्यूट बोलते थे ना, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते थे। तो अगर कोई एक क्लास है तो ये क्लास अगर उस पढ़े हो ना तुम लोग, यस सर। ठीक है, तो कोई एक क्लास की बात करते हैं या उसका ऑब्जेक्ट का बात करो, तो ऑब्जेक्ट में जो प्राइवेट डेटा मेंबर में जहां सिर्फ डेटा स्टोर करते थे बोलते थे दैट आर ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। ठीक, तो जैसे स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, पेरेंट्स फादर्स नेम होगा, ये सारा का सारा प्राइवेट डेटा मेंबर है, दैट इज एट्रीब्यूट्स। सेम काम यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। अगर किसी एंटिटी की बात करते हैं तो उस एंटिटी का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमको मेरे डेटाबेस में चाहिए और वो कौन कौन सा चाहिए, क्यों चाहिए, ये कैसे सिलेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा हमको इंफॉर्मेशन कैसा प्रोड्यूस करना है। हमको इंफॉर्मेशन कैसा प्रोड्यूस करना है उसके आधार पे। अब आप सपोज करो हम मेरे कॉलेज के डेटाबेस में तुम लोग का फिंगरप्रिंट हम लोग लिएगा, नहीं लिए, हमको जरूरत नहीं था। हमको बायोमेट्रिक तुम्हारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके क्या करेंगे? तो हमको आई का कलर, डीएनए सैंपल, बाल का सैंपल, उसका डीएनए, ये सारा का सारा हमको आवश्यक नहीं था, क्योंकि हमको वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमको तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन ये चाहिए ताकि हम तुम्हारे घर पे चिट्ठी भेज के तुम्हारे बारे में हम तुम्हारे गार्जियन को अवगत करा सके, उनको बता सके कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अटेंडेंस है कि नहीं है, फी तुम्हारा कितना ड्यूज है और कितना पेमेंट कर चुके हो, तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन और बाकी जितना भी मैटर है वो कैसा है। तो हमको उतना ही वैसा ही एट्रीब्यूट हम रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सीआईडी और रॉ में काम कर रहे होते तो हमको तुम्हारा वो सब डेटा भी रखना पड़ता जिससे हम ट्रेस कर सकें अगर वैसा कुछ हो तो एट्रीब्यूट का चुनाव जो है, एट्रीब्यूट का चुनाव जो है वो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, वो डिपेंड करेगा किसी डेटाबेस डेवलपर के आधार पे कि अगर जो हमको काम बोला जा रहा है उसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको प्रोड्यूस करना है। हमको रिजल्ट बनाना है तुम्हारा, तो हमको क्या चाहिए, तुम्हारा रोल नंबर चाहिए होगा, आईडी चाहिए होगा, नाम चाहिए होगा, बैच चाहिए होगा, सब पेपर का मार्क्स चाहिए होगा, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए होगा। तुम्हारा डेली एक्सपेंसेस क्या है, तुम रूम रेंट कितना देते हो हॉस्टल में, ये सब हम क्या करेंगे लेके, हमको जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा चुनाव डेटाबेस डेवलपर का होगा। सब तो डेटाबेस डेवलपर है, एंटिटी भी वही चुनेगा, हर एंटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी हमको स्टोर करना है वो भी चुनेगा। अब जो प्रॉपर्टी की बात है, जो एट्रीब्यूट की बात है, उसके टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पे हम डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, उसको फैब्रिकेट करेंगे डेटाबेस को। ठीक है, तो कॉमनली तुम अगर कुछ ऑथर हैं जो एक आध दो तुमको जो एट्रीब्यूट है एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ जो लिखा उसके अलावा मिलेगा,
लेकिन वैसा ही है कि वो एट्रीब्यूट भी इसी एट्रीब्यूट के किसी एट्रीब्यूट का पार्ट हो सकता है। ठीक है, की एट्रीब्यूट जो हम सबसे लास्ट वाला जो देखें की एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट का टाइप नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट जिससे हम हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। याद होगा जब हम लोग एंटिटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये बात किया था कि मेरे डेटाबेस के लिए पूरे एंटिटी सेट में, मतलब पूरे टेबल में वही एंटिटी एग्जिस्ट कर सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफिएबल हो। यूनिकली आइडेंटिफिएबल हो। अगर दो एंटिटी, याद करो हम टपल जब बनाए थे तो टपल में बोले थे कि एक पेयर ऑफ टपल दोबारा नहीं आएगा, रिपीटिशन ऑफ टपल नहीं, क्योंकि दैट इज आल्सो टपल इज अ सेट ऑफ टपल। ठीक है, तो वो दोबारा नहीं आएगा। सेट में भी बोले थे क्या कि एक एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, टपल में भी नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि हम दो एंटिटी की बात करते हैं और दो एंटिटी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो अलग है दोनों का, तो दोनों सेम मानेंगे ना? यस और नो? आशीष, यस सर। दोनों सेम मानेंगे, तो दोनों आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो अब हमको दोनों को आइडेंटिफिएबल बनाना है, इसीलिए हम लोग की एट्रीब्यूट लगाते हैं। वो सारा की एट्रीब्यूट जो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं होगा। रोल नंबर, आईडी, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट होगा उसी में से किसी को एक की एट्रीब्यूट बना देंगे। क्या, अब बात करते हैं हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू, डिराइव। ये चार एट्रीब्यूट्स है। ये एट्रीब्यूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ईआर डायग्राम से क्वेश्चन होगा, ईआर मॉडल से क्वेश्चन होगा, तो व्हाट इज एट्रीब्यूट्स और डिफाइन एट्रीब्यूट्स एंड डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट विद एग्जांपल, ये सवाल रहेगा। ठीक है, तो सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सीधा का सीधा डेटाबेस में जाएगा। कैसे? रोल नंबर, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा आईडी वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तुम्हारा बैच, तुम्हारा फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, मैथ का मार्क्स, टोटल, डिवीजन, परसेंटेज, ये सारा का सारा सिंपल एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल नेम की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे नेम, उसी में तुम बड़का नाम लिख दो, है ना, मिस्टर राहुल प्रसाद वर्मा, लिख दिए पूरा लंबा चौड़ा नाम। या फिर हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि राहुल प्रसाद वर्मा लिखेंगे तो यूजर कुछ और भी लिख सकता है। तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा कंसाइज इंफॉर्मेशन के लिए हम लिखेंगे सरनेम का एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, फर्स्ट नेम का एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, मिडिल नेम का एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, लास्ट नेम का एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो देखो, तो एक तो तरीका था जिसमें नेम भी हम एक बार में ले रहे थे, दूसरा तरीका हो गया नेम को हम लोग चार भाग में बांट दिए। ठीक है, तो वैसा एट्रीब्यूट जिसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, देखो सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes। अब नेम हम ले रहे हैं और नेम हमको लगता है कि नेम हो चाहे एड्रेस हो, ऐसा कोई भी चीज है जो हम अलग अलग लिख दे तो सारा इंफॉर्मेशन हम ले पाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। अगर हम सिर्फ सिंपल दे देते हैं तो हो सकता है कि तुम कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर जाओ। तो हम उस एक कंपोजिट को हम बाद में सिंपल एट्रीब्यूट में चेंज कर देंगे। फर्स्ट नेम, अब उसको तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल हो गया। मिडिल नेम, अब उसको तो नहीं फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, दैट इज अगेन सिंपल एट्रीब्यूट। लास्ट नेम भी एट्रीब्यूट हो गया सिंपल। तीनों था, तीनों मिला के क्या था, नेम, तो नेम था कंपोजिट। क्लियर हो रहा है? यस सर। रिस्पॉन्ड किया करो। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो कंपोजिट जो है वो फर्दर डिवाइड होगा सिंपल में। सिंपल मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ये हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वैसे एट्रीब्यूट्स को कह रहे थे जिसमें एक एक तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रूल ये है, किसी डेटाबेस में एक कॉलम में एक ही वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, एक ऐसे टेबलर हम टेबल बनाते हैं, एक कॉलम एक ही होगा। तो वैसे एट्रीब्यूट का क्या करें जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है,
उसमें हमारा हॉबी हो सकता है, उसमें हमारा फोन नंबर हो सकता है, उसमें हमारा ईमेल आईडी हो सकता है, ठीक। उसमें जैसे मान लो जैसे एक कंपनी था, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के बच्चों को मेडिकल इंश्योरेंस भी देती थी और पढ़ाई का खर्चा भी देती थी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर रखना था, तो किसी का 2 होगा, किसी का 4 होगा, किसी के 1 बच्चे होंगे, किसी के 2 बच्चे होंगे, तो मल्टी वैल्यूड। अगर हम किड्स लिख देते हैं, एक फील्ड लगाते हैं किड्स, वहां पे लिखोगे 2 या 3 4 तो हो गया। लेकिन अगर हमको पूरा डिटेल देना है, किड्स का नाम भी देना है, किस क्लास में पढ़ता है वो देना है, सब कुछ देना है, तो हमको मुश्किल हो जाएगा। एक डेटाबेस में हमको आइडिया नहीं है कि हम कितना बना सकते हैं, ठीक है। मान लो अभी टोटल 60 स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं, किसी के पास 1 फोन नंबर है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है। हम चाहते हैं तुम्हारा सारा फोन नंबर स्टोर कर दें कि ये न लगा तो ये तो लगेगा, ठीक है। तो हम जो डेटाबेस बनाएंगे, तो फोन नंबर के लिए कितना कॉलम बनाएंगे। मान लो हम सोच के चलते हैं कि 4 से ज्यादा नहीं लगे, तब तो 4 हम बनाएंगे। सबके पास 4 होगा जरूरी नहीं है, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 1 होगा तो बाकी 3 खाली रहेगा। अब मान लो 4 के अलावा किसी के पास 5 है, तो हमको 1 छोड़ना पड़ेगा। तो हम उस तरह के एट्रीब्यूट्स को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और उसको कैसे डेटाबेस में जगह देंगे हम लोग देखेंगे भी। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कितने तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, उनका क्या क्या किया जा सकता है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स which can take more than one value for a given entity from a entity set, ठीक। चौथा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, वैसा एट्रीब्यूट जो समय के साथ बदल जाता हो, समय के साथ बदल जाता हो। जैसे अगर हम बोले कि तुम्हारा जिस समय तुम एडमिशन लिए थे, उस समय हम तुम्हारा डेटाबेस में नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर के साथ साथ एक कॉलम हम एज बनाए थे, एक कॉलम एज बनाए थे। तो वहां पे 2019 में तुम्हारा एज हम लिखे थे 18 साल या 19 साल, ठीक है। आज अगर हम उस डेटाबेस को देखेंगे, तो तुम्हारा एज जो है आज वही दिखेगा जो हम उस समय डाले थे। यस और नो? क्या हो रहा है? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? तुम यस रिकॉर्ड सर। वीडियो ऑन कराना शुरू करते, चलो यस वीडियो ऑन सर। करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। यस सर। और ये अब B244 ये कैसा डीपी लगाए हो यार? डीपी अच्छा लगाओ, सबका डीपी होना चाहिए ना, लगे कि निशा एन लिखा हुआ है सिर्फ, ये अच्छा तो नहीं है। और प्रतीक ये क्या लगा दिए हो जी? आसमान का फोटो लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। डीपी अपना लगाओ अपना, इसलिए कि ये पूरा का पूरा जो क्लास है यूट्यूब पे जाएगा और बहुत लोग देखेंगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा समझें कि सिमेजियंस आर वेरी गुड, बहुत डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। सुरभि डीपी चेंज करो, B128 डीपी चेंज होना चाहिए। स्नेहा, जूही डीपी चेंज होगा आप लोग का, ठीक है। और ये कार्टून लगाया है तो B2 रोल नंबर 55 अपना चेहरा लगाओ ना, कितना स्मार्ट लग रहा है तुम बताओ कार्टून जैसा वो स्केच वाला लगा दिया है। चलो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करने बोले कोई वीडियो भी ऑन नहीं कर रहा है। नहीं ऑन करोगे, रिमूव करना शुरू कर देंगे सबको, समझ लेना। ऑन है सर। सबका ऑन नहीं है बाबू। अभिमन्यु, प्रतीक सिंह, नाग, शुभम कुमार, शुभम राज, आशीष सर मेरे कुमार, तरफ थोड़ा टावर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। प्रियंका कुमारी, रवि रंजन, प्रिंस सिंह, प्रिंस कुमार, राहुल राज, ये जिनका नाम हम बता रहे हैं उनका वीडियो ऑन नहीं है।
तो हम श्योर नहीं है कि आप लोग क्लास कर रहे हैं या लॉगिन करके छोड़े हुए हैं। जूही, शांतनु, गौरव, सोनू कुमार, आशिक, शैंस, यस सर। स्वाति प्रियदर्शनी, राम कुमार दास, शुभम, सुबोध, मनीष, विक्की, सिद्धार्थ राज, बहुत लोग हैं। तो हम कितना नाम बताएं, तुम लोग खुद से देखो और वीडियो ऑन करो। अभिमन्यु, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑन करिएगा तो वीडियो मेरे पास आएगा नहीं, हमको दिखेगा आपका वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आशीष ऑन करो। प्रतीक, अभिमन्यु, आशीष, मेरा वीडियो ऑन है सर। हाँ तुम्हारा ठीक है। ये रोल नंबर B1 का रोल नंबर 5 आशीष कुमार। और मेरे बोलने के बाद तुम ऑन नहीं कर रहे हो तो हम ये समझेंगे कि तुम लॉगिन करके टेबल पर रख दिए हो और घूम रहे हो घर में, लेक्चर देख नहीं रहे हो। वैसे कंडीशन में तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हमको तुमको रिमूव करना पड़ेगा। सर जल्दी से रिमूव कीजिए सर। कर कब देना। ऑन करेगा? हाँ सही बात है, चलिए एक आध रिमूव करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहते नहीं है तुम लोग के साथ, लेकिन अब एकदम हाइट कर दोगे तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो तुम पढ़ो, इसका जिम्मेदारी भी तो है ना। हाँ। ये B131 प्रतीक नाग, इसको भी बहुत बार बोल चुके हैं, इसको भी रिमूव। कितना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है देखो। और कौन है? अनीश राज, जूही, और किसका है? इसके बाद सोनाली सिंह, ये भी हो गया। कुमार गौरव, आनंद कुमार, रश्मि कुमारी, ठीक है। तो ये है स्नेहा कुमारी और सिद्धार्थ राज, ये दो रिमूव। चलो अटेंडेंस ले लो तो फटाफट अभी, जितने लोग हैं उनका अटेंडेंस ले लो अभी रथ का। इतने ही लोग का अटेंडेंस बनेगा, ठीक है। हो गया अटेंडेंस? राहुल कुमार, फिर ये अभी ऑफ कर दिया क्या? अटेंडेंस हो गया हो तो बताओ, क्लास शुरू करें। यस सर, हो गया है। चलो ओके, तो हम लोग कह रहे थे कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट है? वैसा एट्रीब्यूट जो समय के साथ बदल जाता हो। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने समझा कि जिस समय तुम आए थे कॉलेज में एडमिशन लिए थे
अगर उस समय हम डेटाबेस में एज नाम का एक कॉलम बनाए होते, एट्रीब्यूट बनाए होते, तो उस समय जो एज डाले थे 2019 में, आज वो एज हमारा सही नहीं होता। अगर हम डेटाबेस खोलते तो सबका एज हमको 1 साल 1.5 साल पहले का दिखाता। ठीक है, तो वैसा इंफॉर्मेशन, वैसा डेटा जो समय के साथ परिवर्तित हो सकता हो, चेंज हो सकता हो, बदल सकता हो, तो वैसे डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो था उसमें एक करेक्टनेस भी था। हमको जो इंफॉर्मेशन मिले वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो एज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। आज हम मान लो कहीं जाते हैं और लिख देता है कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल बाद अगर डेटाबेस खोजोगे कि पुष्कर राज का कितना एक्सपीरियंस है, तो 10 ही साल दिखाएगा, तो 1 साल जुड़ गया, मेरा 11 साल हो गया होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को हम लोग डेटाबेस में डायरेक्टली हम स्टोर नहीं करते हैं, इसको डिराइव करते हैं रन टाइम में। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। कैसे करेंगे? हमको तुम्हारा एज जानना है, तो हम क्या करेंगे कि हम डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ रखेंगे। हम डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ रखेंगे और जिस समय हमको तुम्हारा एज जानना होगा उस समय सिस्टम डेट से डेट ऑफ बर्थ माइनस करके एज हम निकाल लेंगे। तो हम 2019 में जब तुम्हारा एज निकालते तो हमको सही मिलता, 2020 में, हम 2021 में पास आउट के समय जब चाहेंगे तब तुम्हारा हमको एक्यूरेट एज हमको मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? तो डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग अगर हम रख लेते हैं, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग हम रख लेते हैं, तो जब चाहेंगे तब हम करेंट डेट से उसको घटा के हम निकाल सकते हैं। यस और नो? मनीषा बताओ, Yes, समझ में आ sir. रहा है? यस ठीक है, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट हुआ? जिस समय हमको चाहिए होगा उस समय उसको डिराइव करेंगे। उस समय हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे और हम उसको डिराइव कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब चाहेंगे तब हमको सही सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया एट्रीब्यूट्स का। की एट्रीब्यूट्स में क्या था कि वैसा सिंपल एट्रीब्यूट्स जो यूनिक हो, जो किसी का रिपीटिशन ना हो वैसा। एक ये देखो, एक छोटा सा और बेहतर समझ में आया इसके लिए कि मान लो कि हमको एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स निकालना था एज, तो हम लोग एम्प्लॉय नंबर, मतलब हम ये एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं, तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हम लोगों ने डेटाबेस में रख लिया। ठीक है, ये 18 अप्रैल 2020 को यहाँ पे स्टोर किया गया था ये वाला। और हमको लिखना है, देखो व्यू क्रिएट कर रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे इस सारा का सारा क्यूरी के बारे में। तो क्रिएट व्यू टेम्प नाम का एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। एज सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा मंथ्स बिटवीन सिस्टम डेट, मतलब अभी जो सिस्टम का डेट है, मेरे सिस्टम का डेट है, वो सिस्टम डेट ऑब्वियसली करेक्ट होना चाहिए। वो अगर गड़बड़ होगा तो हमको इंफॉर्मेशन गलत मिलेगा। सारा का सारा सिस्टम डेट ही है, सिस्टम डेट हमारा करेक्ट है। तो मंथ बिटवीन एक फंक्शन है, सिस्टम डेट कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सिस्टम डेट दोनों के बीच में कितना मंथ है, डिवाइडेड बाई 12, तो हम साल में निकल गया। एज एक्सपीरियंस, और ये जो कैलकुलेशन हुआ ये तो कोई फील्ड था नहीं, ये तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इसको एज अ फील्ड हम एक्सपीरियंस EXP दिखा दिए, यहां तक बना दिए। उसके बाद इस टेम्प व्यू को हम पॉपुलेट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प, तो हमको कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस, ये मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्या हो गया? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो हम डिराइव करेंगे, ठीक इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे अब हमको ये समझना है कि हम जितना भी मेरे पास एंटिटी होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, जो रिलेशन होगा, उसको कैसे शो करेंगे। की एट्रीब्यूट्स क्या था? वैसा एट्रीब्यूट जो कि हम किसी एंटिटी को पूरे सेट में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। उसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। अगर हम एक क्लास के अंदर की बात करें तो रोल नंबर, एक पूरे कॉलेज के अंदर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ID, है ना। और अगर मान लो हम पूरे इंडिया की बात करें
और पूरे इंडिया में सब आदमी को हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर। और पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे बताओ? पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है तुम्हारा जो किसी और के पास नहीं है, जिसको हम आधार सिटीजनशिप। आधार Citizenship. नंबर तो इंडिया के अंदर है ना, मान लो कि सिंगापुर में या कहीं और। सिटीजनशिप। हाँ, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप तो कुछ Yes, sir. नंबर होगा, वो नंबर रिपीट हो सकता है कहीं। वो नंबर मान लो हम 6 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, तो वो नंबर कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी न किसी कंट्री में वो हमको रिपीट मिले, ठीक है, लड़ जाए। तो अगर हम कहें कि कंट्री कोड के साथ तुम्हारा मोबाइल नंबर, Country. कंट्री कोड लगा Yes, दे sir. +91 और तुम्हारा मोबाइल नंबर लगा देते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। दूसरा, तुम्हारा ईमेल आईडी, दैट इज आल्सो यूनिक, दैट इज आल्सो यूनिक। और तुम देखोगे वैसा कोई भी साइट हो जहाँ पे तुमको इमीडिएट जाना हो और लॉगिन करना, फटाफट काम करना हो, तो दो ही चीज देता है यूजर नेम में। यूजर नेम बनाओगे, हम कुछ यूजर नेम देंगे, कहीं ना कहीं होगा बोलेगा कि यूजर नेम ऑलरेडी लिया हुआ है, दूसरा दीजिए दूसरा दीजिए। हालत खराब हो जाता है अगर तुमको ईमेल आईडी हम बनाने जाएं और यूजर नेम देते देते थक जाते हैं, कुछ दो पता चला कि कोई ना कोई लिए हुए। तो सबसे अच्छा आजकल है क्या कि यूजर नेम में अपना या तो ईमेल आईडी दे दीजिए या तो कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर दे दीजिए, वो यूनिक है, वो किसी का नहीं होगा, आपका यूजर नेम फिक्स हो गया, पासवर्ड आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है। यहाँ के बाद बात आता है कि एंटिटी हो गया, उसका हम एट्रीब्यूट बना दिए। अब रिलेशनशिप, उस दो एंटिटी के बीच 70. हाँ, रोल नंबर 13 कुछ पूछी? ओके, तो रिलेशनशिप मतलब दो एंटिटी के बीच का एसोसिएशन, दोनों के बीच का एसोसिएशन, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। जैसे हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रिलेशनशिप, सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन था, एसोसिएशन था, वो था स्क्वायर। टीचर स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा टीच, ठीक है। कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा बाई, खरीदेगा। कस्टमर बाउट प्रोडक्ट, ऐसा होगा, ये हम लोग देखेंगे भी। तो रिलेशनशिप इज एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप और सेम टाइप ऑफ एंटिटी से। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग कह रहे हैं कि रिलेशनशिप अमंग टू और मोर एंटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप और सेम टाइप आल्सो। सेम टाइप मतलब क्या? स्टूडेंट का एसोसिएशन स्टूडेंट के साथ, टीचर स्टूडेंट का तो दो अलग अलग एंटिटी का हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप, ओके डन, हम समझ में आ गया। लेकिन सेम टाइप का एंटिटी में भी रिलेशन हो सकता है, ये भी समझो, समझाएंगे, ठीक है। तो टीचर एंटिटी का रिलेशन टीचर एंटिटी के साथ ही कैसे होगा? वी ऑफन आइडेंटिफाई रिलेशन विद द वर्ब्स, एंटिटी नाउन, और दो एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन होगा दैट विल बी वर्ब। फॉर एग्जांपल, टीचर टीच स्टूडेंट, एम्प्लॉय वर्क्स इन द डिपार्टमेंट, स्टूडेंट स्टडी इन द कॉलेज। तो टीच, वर्क, स्टडी, ये क्या है? तो रिलेशन है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. गुड। तो collection of relationship of same type is called relationship set। समझो इसको, स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, ऐसे हम लोग एरो बनाए थे, याद होगा तुमको। तो किसी एक एरो को तुम कंसीडर करो, 1 एरो 1, ये जो एसोसिएशन है स्क्वायर है। 2 एरो 4, इस पर्टिकुलर इस स्क्वायर को 2 एरो 4, ये भी हमारा स्क्वायर है। तो जितना एरो बनाए हैं, मतलब जितना एसोसिएशन हम एरो से दिखा रहे हैं, सारा का सारा स्क्वायर एसोसिएशन है, सारा का सारा स्क्वायर एसोसिएशन है।
अगर हम सारे स्क्वायर एसोसिएशन को कनेक्ट कर दें, कलेक्ट कर लें, तो स्क्वायर नाम का हमारा रिलेशनशिप सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, ये सब ऊपर से निकल रहा है, क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो। दो एंटिटी के हर एलिमेंट से दूसरे एंटिटी के हर एलिमेंट को हम लोगों ने एरो से कनेक्ट कर दिया और बोला कि हर एरो जो है इस सेट का उस सेट के स्क्वायर रिलेशन को दिखा रहा है। दिखा रहा था ना? या हम उस स्लाइड पर वापस जाएं? यस सर। दिखा रहा है। तो हर एंटिटी, जैसे एंटिटी सेट और एंटिटी की बात कर रहे थे, हर एंटिटी था और सारा मिला देते एंटिटी सेट हो गया। ठीक वैसे ही बात कर रहे हैं। एक एरो था, वो एक रिलेशन था, दूसरा रिलेशन था, तीसरा रिलेशन था। अगर सब मिला देंगे तो रिलेशनशिप सेट हो जाएगा ना? यस सर। स्क्वायर 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 सब मिला दिए, पूरा हो गया। दोनों के बीच में एक स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेशनशिप सेट। ओके, अब देखो, जब रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट समझ में आ गया, तो हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह का रिलेशनशिप सेट होता है, या दो एंटिटी के बीच में कितने तरह का रिलेशन हम एसोसिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियलिटी ऑफ रिलेशन, या कार्डियलिटी ऑफ रेशियो, या पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, दो एंटिटी में किस तरह का रिलेशन होगा, इस चीज को हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, या कार्डियलिटी, या पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 to 1। 1 to 1 कहने का मतलब ये हुआ कि दो एंटिटी के बीच में हर एलिमेंट का एटमोस्ट एक ही एसोसिएशन बनेगा। अगेन एग्जांपल लो स्क्वायर वाला। क्या 1 का लिंक इधर के दो एलिमेंट से हो रहा था क्या? एक ही से हो रहा था? सर रीजॉइन करना है। यस, ठीक है। सेट ए के 1 का स्क्वायर एक के साथ कनेक्टेड था कि एक से ज्यादा के साथ कनेक्टेड था? एक के साथ था। एक के साथ, एक के साथ, एक से ज्यादा नहीं था। यही है 1 to 1। एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट हो, मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि मस्ट, ये मस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि एलिमेंट ऑफ वन सेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं क्या कि एक एलिमेंट सेट ए का एट मोस्ट मैक्सिमम चलो ओके। तो हम क्या कह रहे थे कि ये हम लोग का 4 तरह का रिलेशनशिप होगा दो एंटिटी के बीच में। ठीक है, अब किसी भी रिलेशन में
क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम रिलेशनशिप का नाम जानेंगे क्या होगा, ठीक है। कंपोनेंट 3 है, नेम, उसकी डिग्री और उसका कार्डिनलिटी रेशियो या पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट। किसी भी रिलेशनशिप का 3 कंपोनेंट होगा। एवरी रिलेशन हैज 3 कंपोनेंट, नेम रिलेशन का नाम, उसकी डिग्री अभी जो हम लोग बात किए कितना होगा, और उसका रेशियो कार्डिनलिटी रेशियो या पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। इससे इसको हम लोग और डिग करें और गहरा खोदें, इसके पहले हम लोग कुछ जानते हैं कि हम लोग ईयर मॉडल में ईयर डायग्राम जब हम बनाएंगे तो किस कंपोनेंट को कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो एंटिटी सेट जो है मेरा, एक एंटिटी जो दिखा रहे हैं, तो नाउन जिसके बारे में बोले तो वो एंटिटी सेट हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे, उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे। इलिप्सिस जो होगा अंडाकार वाला, वो एट्रीब्यूट दिखाने के काम आएगा। डायमंड जो बनाएंगे वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाएंगे। लाइन जो होगा वो लिंक दिखाने के लिए होगा, ठीक है। वो दो तरीके से यूज होगा, एक तो हम रिलेशन दिखाएंगे, वहां भी लाइन का यूज करेंगे, रेक्टेंगल और डायमंड के बीच का लाइन, और दूसरा रेक्टेंगल और इलिप्सिस एट्रीब्यूट बनाने के लिए वो भी हम सब देखेंगे हम लोग। यहां तक बात हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट हम दिखाएंगे इलिप्सिस के साथ, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन एट्रीब्यूट भी टाइप का है, टाइप का एट्रीब्यूट्स है। अगर हम सबको अलग अलग दिखाना चाहें कि भाई ये कंपोजिट था, ये हमारा मल्टी वैल्यूड था, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। डबल इलिप्सिस अगर बनाते हैं तो मल्टी वैल्यूड माना जाएगा। डबल मतलब 2 बार घेर दिया जाएगा, तो बोलेंगे कि ये डबल इलिप्सिस है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगर डैश 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 करके ऐसे करके हम इलिप्स बनाते हैं तो हम समझेंगे कि ये डिराइव्ड है, एज वाला, एज और एक्सपीरियंस वाला डिराइव्ड है, ठीक है। उसके बाद 2 टर्म आएगा मेरे पास, एक आएगा वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई वीक एंटिटी सेट है उसको कैसे दिखाएंगे, तो डबल रेक्टेंगल से दिखाएंगे, और डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन दिखाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। ये लास्ट का दोनों जो है वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम लोग ऊपर का समझ लें। तो रेक्टेंगल समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया कि हम एंटिटी सेट दिखाते हैं। इलिप्सिस भी समझ में आ गया, डायमंड भी है, लाइन भी है। सब लोग बार बार रिमूव हो जा रहा है और लॉगिन कर रहा है कि अभी तक लॉगिन कर ही रहा है लोग। अब ये देखो, टीचर स्टूडेंट, रेक्टेंगल मतलब ये एंटिटी सेट है, और एंटिटी सेट के बीच में एक डायमंड है और लाइन से जुड़ा हुआ है, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। तो टीचर टीच स्टूडेंट, तो ये वैसा रिलेशन जिसमें 2 एंटिटी सेट हो, और नॉर्मली बोलचाल के भाषा में हम लोग एंटिटी सेट और एंटिटी दोनों को एक जैसा ही हैंडल कर देते हैं। टेक्निकली ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग गलत नहीं बोला जाएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर हम ये बोलें कि दो एंटिटी है या 2 एंटिटी सेट है, तो अगर समझ रहे हो कि एंटिटी सेट और एंटिटी में क्या अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाइवा के समय इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है बोलचाल की भाषा। तो हम लोग क्या करें कि 2 एंटिटी सेट अगर किसी रिलेशनशिप में है तो इस तरह के रिलेशनशिप को बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशनशिप, बिकॉज 2 entity set are there. 2 entity set are there, between the relation between the 2 entity set is called binary. सेम थिंग यहाँ देखो कि अगर ये रिलेशन अगर 3 एंटिटी में हो, टीचर टीच कोर्सेज टू द स्टूडेंट, टीचर टीच कोर्सेज एंड टू स्टूडेंट, ये इसमें हम लोग 3 के बीच का एसोसिएशन दिखा रहे हैं, इसको बोलेंगे टर्नरी, ठीक है। टर्नरी, बाइनरी, ARY सब में जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करें कि टीचर टीच फलना डिपार्टमेंट फलना कोर्स स्टूडेंट को, तो ये टीच जो रिलेशन है वो 4 एंटिटी के बीच में हम लोग दिखा रहे हैं। देयर आर 4 एंटिटी जिसके बीच में ये टीच रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी रिलेशनशिप, क्वाटरनरी रिलेशनशिप।
तो ये डायमंड का चारों एंगल हमारा भर गया। अब इससे भी ज्यादा बन सकता है कि नहीं बन सकता है, या मैक्सिमम 4 ही बनेगा? बोलो। हाँ, पॉसिबल है ना बनाना? एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे थे। जैसे क्वार्टरनरी तो हो गया, इसके बाद हम ऐसा बना सकते हैं कि एक रिलेशन है। देखो होता क्या है, हम लोग थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं। इतना पेचीदा बनाने से फिर जब हम ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो बुखार छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये संभव है, ये संभव है। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस हो तो हम कितना भी एंटिटी हम एक रिलेशन में जोड़ सकते हैं। अलग बात है, ये हमारे ईआर डायग्राम को डेटाबेस में कन्वर्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे थे क्वार्टरनरी, इसको बोल रहे थे टर्नरी, इसको बोल रहे थे बाइनरी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनरी, बाइनरी, ट्राइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। ARY लगा हुआ था तो n एक वेरिएबल हम ले लिए n और लिखते हैं एन एरी। n का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एरी रिलेशनशिप हो गया, है ना? ये 8 एरी रिलेशनशिप हो गया। तो ये रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स एन एंटिटी इज कॉल्ड इन एरी रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। गुड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे तो हम चारों रिलेशन एक साथ पढ़ना चाहेंगे, तो टाइम तो नहीं है, तो आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टोटल का टोटल पूरा कार्डिनलिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर पहले से अगर पढ़ा हुआ है तुम्हारा, एक बार थोड़ा सा उसको ब्रशअप कर लेना, गो थ्रू कर देना, तो यहाँ पे तुम सवाल कर पाओगे, है ना? दिमाग में रहेगा तब तो कुछ सवाल आएगा दिमाग में, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछो। देखो यहाँ पे हम लोग डैश डैश बनाए हैं ना, यही हमारा जो डिराइव्ड टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा सिंपल वाला है। बंद करें? यस सर। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, सब समझ जाते हो एक बार में, सवाल करते नहीं हो, है ना? चलो, ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को होने से मतलब प्राउड फील होता है। ओके, बाय बाय।